नमस्कार, मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि। मैं अभी मौजूद हूँ अंबेडकर भवन दिल्ली झंडेवालान में। बहुजन एकता महासम्मेलन यहाँ हो रहा था और मेरे साथ अभी हैं सीमा कुशवाहा जी। हाथरस केस आप सभी को पता है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे, बहुजन एकता पर भी बात करेंगे। मैम, मैं सुन रहा था आपको, आप जब संबोधन कर रही थी तो आपने एक बात कही कि दलितों में भी जो महादलित है, जो और पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो सबसे निचले पायदान पर है, उनको सशक्त करने की ज़रूरत है, उनको साथ लाने की ज़रूरत है, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। जब मैं हाथरस की बात करता हूँ, आपने एक बात और कही कि जो पहले उनको ज़मीन दी गई थी, सरकार की तरफ से ये पक्ष आया कि वो ज़मीन आप दे दीजिए, उसके बाद हम आपको ज़मीन देंगे। तो ये अभी इस केस में क्या अपडेट है और ये ज़मीन वाला जो आपने विवाद बताया, ये क्या है? देखिए, अगर हाथरस केस की बात करें, जय भीम, अगर हाथरस केस की बात करें तो ये केस दो जगह पर चल रहा है। एक जो मेन ट्रायल है जिसमें उन अपराधियों ने जो क्राइम किया उनको सजा हो, उसके लिए ट्रायल चल रहा है डिस्ट्रिक्ट स्पेशल SC/ST कोर्ट हाथरस में। दूसरा चल रहा है लखनऊ बेंच जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, उसमें चल रहा है सो मोटो कॉग्निजेंस। रात में जब उस बेटी को 2:30-3 बजे जला दिया गया फोर्सफुली तरीके से कैरोसिन डाल के, तो लखनऊ बेंच ने उस केस को संज्ञान में लिया कि क्यों जला दिया गया, सरकार जवाब दे। ये दो केस हैं। अगर हम लखनऊ बेंच की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जब 29 तारीख की इस बेटी की सफदरजंग में डेथ हो जाती है और जब इसको फोर्सफुली हाथरस में जला दिया जाता, परिवार को चेहरा भी नहीं दिखाया जाता है, तो बहुत लोग आंदोलन करते, मीडिया में चीज़ें चली, तो उत्तर प्रदेश सरकार 30 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करती है। ओम प्रकाश जी जो कि पीड़िता के पिता हैं, उनसे कहती है कि आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए। ये वही मांग करते हैं, इतने जेन्युइन इंसान हैं, जो SC/ST एक्ट में प्रावधान है, जिसमें पीड़ित परिवार को अगर ऐसा कोई क्राइम होता है, ज़मीन दी जाती है, एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें नौकरी की एक परिवार के सदस्य की व्यवस्था है, जिसमें मकान की भी व्यवस्था है, जिसमें अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन की व्यवस्था है, 3 महीने तक उनको फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये इतना अच्छा एक्ट बना हुआ है, लेकिन ये वही मांगे करते हैं कि हमारी बेटी का केस फास्ट ट्रैक हो, 25 लाख रुपए दिए जाएं, एक मकान, एक सरकारी नौकरी और ज़मीन की ये बात नहीं करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने उस दिन तो ये वादा कर दिया, जो कि DM हाथरस की प्रेजेंस में, SDM हाथरस, वहाँ के सांसद, विधायक, इन सब की प्रेजेंस में हुआ और ये एक लेटर है और उस लेटर पे इनके सिग्नेचर हैं सभी ऑफिसर्स के। इसका मतलब ये हो गया कि वो एक तरीके से कानून है, उसको कानून के रूप में माना जाएगा कि आपने जो वादा किया उसको पूरा करिए। लेकिन जब एफिडेविट फाइल किया हमने हाई कोर्ट में, पीड़ित परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ बेंच ने बुलाया, जब वहाँ पर हमने एफिडेविट फाइल किया और ये कहा कि ये मांगे इनकी पूरी की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार 1 साल से टाल रही थी। और जब इन्होंने एफिडेविट फाइल किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उनका ये कहना है कि इनके पास मकान है ऑलरेडी, जबकि जो मकान है इनका करीब 200 गज का जो दिखाया है उसमें 3 हिस्सेदार लोग हैं। उसके लिए फिर मैंने एफिडेविट फाइल किया कि 200 गज का नहीं है, 3 हिस्सेदार हैं और वो जो मकान की स्थिति है वो ऐसी है कि उस घर में ये लोग बर्तन साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए घर की स्त्रियों को करीब 100 मीटर की दूरी पर जा कर के बर्तन साफ़ करने पड़ते तालाब के पास, जहाँ पर पूरे गांव का पानी आता है। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं इन्होंने? तो वही मांग हमने की कि इनको रिलोकेट किया जाए। एक तो हाथरस में जो डेमोग्राफी की बात करें, संख्या की बात करें, तो जिन लोगों ने अपराध किया उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इनकी संख्या 0.5% भी नहीं, 0.1% है। अब आप सोचिए कि डेमोग्राफी इतनी डिसबैलेंस है वहाँ पर कि कल को अगर CRPF हट जाती, कौन गारंटी लेगा कि इस पूरे परिवार को नहीं मारेंगे ये लोग? और उन बच्चियों का क्या होगा जो बच्ची 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की बच्ची है? तो हमने मांग की कि रिलोकेट किया जाए, हमें नोएडा में मकान दिया जाए। हम उस गांव में नहीं रहना चाहते, क्योंकि मेंटल रूप से, इमोशनल रूप से, सोसाइटी के लेवल पे हर जगह वो आइसोलेट हो चुके हैं, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं। लेकिन इनका कहना है आप हाथरस में मकान ले लो। तो मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त थी कि इनको रिलोकेट किया जाए। और ये रिलोकेशन की जो मैं बात कर रही हूँ, ये SC/ST एक्ट में ये प्रावधान है। और दूसरा SC/ST एक्ट सिर्फ बाद की बात नहीं कर रहा है क्राइम होने की, वो प्रिवेंशन की बात कर रहा है।
अगर आप क्राइम को नहीं रोक पाए तो आपको ये चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी। आप तो एक तो क्राइम को नहीं रोक पाए, ऊपर से आप कह रहे हो कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। अगर देंगे, ज़मीन की भी SC ST एक्ट बात कर रहा है, तो एक काम करिए आप कि पहले वो 1.5 बीघा जो वो ज़मीन है इनको बहन मायावती जी के शासनकाल में मिली थी, उसको आप सरेंडर करिए। तो मेरा ये कहना था, क्या आपने विवेक तिवारी की पत्नी से घर सरेंडर करवाया, ज़मीन सरेंडर करवाई? तो फिर इस परिवार से क्यों? आप मैसेज क्या देना चाहते हो? तो ये जो एक नैरेटिव करना चाहते हैं ना कि दलित कितना भी आवाज़ उठा ले, अंबेडकर साहब कितने लिए भी आपके अधिकारों की आप बात करके चले जाएं, लेकिन लागू करने वाले तो हम लोग हैं, नहीं देंगे। तो वो लड़ाई थी। अभी रिसेंटली 17 तारीख को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, सरकारी नौकरी, जो कि सरकारी नौकरी इनको दी जानी थी 3री श्रेणी की, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है प्राइवेट नौकरी ले लो। तो मतलब मजाक बना रहे थे, तो उस पर काफ़ी बहस भी हुई। फाइनली उन्होंने ये सरकार ये तो आप बता रहे हैं कि ये तो प्रावधान है SC ST एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी जो है उसमें ये प्रावधान है। तो सरकार की तरफ से ये दलीलें आ रही हैं, ये बार्गेनिंग क्यों हो रही है कि आप ये ले लीजिए? ये बार्गेनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे आपके लोग जो हैं, हमारे आपके क्या कहेंगे, देश की 90% आबादी पीड़ित शोषित के लोगों की आवाज़ नहीं है वहाँ। सरकार अपने आप को पावरफुल समझती है, तो पावरफुल समझ रही, उनको लग रहा है कि आपने अगर SC ST एक्ट बना भी दिया, लेकिन लागू कौन करेगा? अगर कोई SC ST व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो इन्फोर्समेंट के लिए वो कहाँ जाएगा? कोर्ट। कोर्ट कहेगी सरकार दे दे, सरकार कहेगी नहीं देंगे, तुम क्या बिगाड़ लोगे? वही हो रहा है इस केस में। तो अब बिगाड़ने को तो 2022 के चुनाव हैं, हमारी सरकार के जनता के पास पावर यही होती है कि तुम्हें हम नीचे करेंगे सीट से, आप नहीं दोगे। 1.5 बीघा ज़मीन देने के लिए आप मना कर रहे हो, क्यों? ये जवाब है। तो अगर वहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी जुडिशरी भी न्यूट्रल हो जाए तो ये सरकारें भी डाउन हो जाती है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन हमें दिखता है कि हमारी जुडिशरी भी न्यूट्रल वर्क नहीं करती है। जो इंटरप्रिटेशन करती है वो इंटरप्रिटेशन में इतना कुछ कर देती है, एक तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ और आपसे आपका अधिकार भी छीन लिया जाएगा। और वही सर्वोच्च न्यायालय में हुआ था, इंटरप्रिटेशन जब हुआ था एट्रोसिटी एक्ट का, उसको कितना कमज़ोर कर दिया गया, फिर पार्लियामेंट में अगेन उसको रिवाइज किया गया, पास किया गया। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है, इसको मैं ये कहती हूँ कि हमारी जुडिशरी भी न्यूट्रल नहीं है। तो वो चीज़ें अब न्यूट्रल नहीं है, तो हमें कैसे वर्क करना है? हमें आवाज़ उठानी है, तो हम तो कोर्ट में भी बोलते हैं, चिल्ला करके बोलते हैं, आवाज़ बनेंगे, क्योंकि जिस परिवार के लिए खड़े हो उसको रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ, तो आप मुझे जेल भेज दो फिर। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं देश के नागरिकों को ये बात कहती हूँ, मैं पूरी जी जान से फाइट कर रही हूँ। मुझे कोर्ट रूम में धमकियाँ मिलती हैं, अटैक होते हुए हर चीज़ से लड़ लूँगी, लेकिन जिस दिन अगर ये कोर्ट आपके खिलाफ निर्णय दे, एक दिन, बस एक दिन, 2 घंटे के लिए रोड पर सभी लोग उतर जाना, ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि पावर एक्चुअल में देश के सिटीजन के पास है, लोगों के पास है। सीमा जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर महिलाएं रात को 11-12 बजे के आसपास भी गहने पहन कर निकलेंगी तो वो सुरक्षित हैं, सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगी। एक महिला को रात को का गैंग रेप होता है, बलात्कार होता है और रात को 2-2:30 बजे जला दिया जाता है केरोसिन डाल कर। एक महिला जो उसके लिए आवाज़ उठाती है, लड़ती है, उसको कोर्ट रूम में धमकियाँ मिलती हैं, तमाम जान को खतरा है और तमाम तरीके की धमकियाँ मिलती हैं। तो कैसे महिला सुरक्षित है? आपको एक ही मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक बात कहना चाह रही हूँ, अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को आपको जवाब देना है तो एक बार आप अपने दिल की आवाज़ सुन लीजिए और वोट अपने किसी ऐसे लीडर को दे दीजिए जो एक्चुअल में अपने आपके हक अधिकार की बात कर सके। क्योंकि मेरे उनसे पूछिए, क्या देश की महिलाएं जो आपकी रैली में बैठी हुई हैं, भीड़ का आगे हिस्सा हैं, उनको पता है कि ये रैली किस लिए की जा रही है? नहीं पता है। हमारे देश की 90% महिलाएं अपने वोट का अधिकार अपने मर्जी के मुताबिक नहीं, उस परिवार के मेल मेंबर के मुताबिक करती हैं। वो अपने आप को सुरक्षित कर लेंगी। एक व्यक्ति दिखा दे, अमित शाह जी रात में घूम ले लखनऊ की सड़कों पर और मैं भी अकेले घूम लेती हूँ, और अमित शाह जी ये गारंटी ले लें कि इसको, सीमा कुशवाहा को कोई कुछ नहीं कहेगा, गारंटी ले लें। ये भाषण में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली ग्रास रूट लेवल की बात करो। आज अगर एक बेटी निकलती है ना पढ़ने के लिए, अभी भी नुक्कड़ों पर ना 10-10 लड़के खड़े होकर के छीटाकशी करते, वो मेंटली इतनी परेशान होती है। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की बात कर रही हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जिनके ऊपर हरासमेंट का केस करती है, उनके साथ काम करने वाली कलीग कैसे
कहाँ पर आपकी बेटी सुरक्षित है? जिस मंदिर में हम न्याय मांगने जा रहे हैं, जिसको लोग मंदिर कहते हैं, हमारे भोले सीधे सच्चे लोग, देश की जो 90% आबादी है एक्चुअल में वो भोली है। मंदिर समझने की कोशिश ना करें, मंदिर नहीं है। जुडिशरी न्यायपालिका को कहा गया है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसी की तरह इनको माने। जब रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, तो कैसे आप गारंटी ले सकते हो कि रोड पर सुरक्षित होगी? कोई व्यक्ति, उस बच्ची को, आपको याद होगा संजली आगरा में, साइकिल पर चलती हुई लड़की पर केरोसिन फेंक करके माचिस फेंक दिया, वो जलती जलती लड़की जल गई। और वो कौन सी गारंटी ले रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। एक बार आकर के हमेशा जी सामने बैठ के बात करना, मैं आंकड़े गिनाती हूँ। ये कुछ केस मीडिया में है, लेकिन एक्चुअल में और भी केस हैं जिनको मैं फाइट करूँ। गैंग रेप, मर्डर के केस हैं। एक बच्ची रात में दिल्ली में मेरे घर पर आती है 8:30 बजे रात को, लास्ट ईयर जनवरी में, कहती है मैम मुझे अपने घर पर नहीं रहना है। उस बच्ची के साथ गैंग रेप करते हैं लोग, 15.5 साल की बच्ची है, गैंग रेप करते हैं। वो बच्ची इतनी मेंटल ट्रॉमा में है और उसके परिवार वाले कहते हैं कि तू ही जिम्मेदार है। कहाँ जाएगी वो बेटियाँ? इनसे पूछिए अमित शाह जी से कि ऐसी बेटियों के लिए आपने कहाँ स्पेस छोड़ा है? जो बच्ची जिसके साथ गैंग रेप हुआ, 15.5 साल की, उसकी पढ़ाई नहीं कर सकती, वो बोल नहीं सकती, और वो बच्ची जब उसके घर वाले लोग भी समाज स्ट्रक्चर की वजह से कहते हैं कि जो हुआ तेरे वजह से हुआ, आज हम तेरे कारण समाज में मुंह नहीं दिखा पा रहे, उस बच्ची की कौन सी गलती थी? ऐसी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? ऐसा अगर वो बच्ची टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, अब तो मैंने उसकी काउंसलिंग किया, वो पढ़ने भी लगी, वो बच्ची कहती मैम मुझे डॉक्टर बनना है। इसका मतलब आप एक डॉक्टर बेटी के सपनों को इस तरीके के क्राइम होने की वजह से दफन कर रहे हो। देश की 49% आबादी जो कि बहुत एनर्जेटिक है, टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि तुम्हारी इतने दिनों से सरकार ने बेटियों के लिए नथिंग, कुछ नहीं किया। 1-2 बेटियों को सार्वजनिक मंच पे सम्मानित करके आपको लगता है 49% आबादी की आप आवाज़ उठा रहे हैं। क्या हम लोग इस कॉन्स्पिरेसी को नहीं समझ रहे हैं? तो आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलेगा और ऐसी उम्मीद है। और अगेन मैं कहूँगी कि हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, वो केस मेरे हाथ में है और आप सभी लोग बस साथ खड़े रहिए, मैं पूरी तरीके से न्याय दिला के रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थी सीमा कुशवाहा, मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं द वॉइस।